दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से एक नई समस्या को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं और उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, आज हम ब्लड प्रेशर पर चर्चा करेंगे, जो कि एक बहुत भी कॉमन समस्या है। लगभग हर घर में एक या दो पेशेंट आपको ब्लड प्रेशर के मिल जाएंगे। ऐसी भयावह स्थिति है क्योंकि हमारा खान पान और लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि ब्लड प्रेशर के मरीज लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये समस्या एक भयावह रूप ले लेगी और एक हार्ट अटैक का रिस्क फैक्टर भी है, तो हार्ट पेशेंट भी बढ़ जाएंगे। तो आज हम इसको जानेंगे कि ये होता क्या है और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, इसके क्या कारण हैं और इसको हम कैसे रोक सकते हैं और इसकी होम रेमेडी क्या है, देसी इलाज क्या है जिसके द्वारा हम इसको ठीक रख सकते हैं। दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। जब हमारा हार्ट पंप करता है तो रक्त नलिका, जिसे हम आर्टरी कहते हैं, एक प्रेशर आरोपित करता है। जब ये प्रेशर अधिकतम होता है तो उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं, और जब ये कम से कम होता है, मिनिमम होता है, तो उसको हम रिलैक्स पोजीशन में होता है हार्ट, तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अब इसके हम जानते हैं कि नॉर्मल वैल्यू क्या है। तो अगर ब्लड प्रेशर 120 से कम है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक जो है 80 से कम होता है, तो उसको हम नॉर्मल वैल्यू बोलते हैं। यानी 120/80 से अगर आपका बीपी कम है तो उसको हम नॉर्मल वैल्यू बोलते हैं। लेकिन अगर 120 से 139 के बीच में है, अगर सिस्टोलिक प्रेशर 120 से 139 के बीच में है तो इसको हम प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं, और डायस्टोलिक प्रेशर अगर 80 से 89 के बीच में है तो इसको हम प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब अगर बीपी 140 से 159 के बीच में है सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोलिक जब 90 से 99 यानी 99 mmHg है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेज 1। और जब सिस्टोलिक प्रेशर 160 से ऊपर हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर 100 से ऊपर हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और जब बीपी 180 से ऊपर चला जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से ऊपर होता है और डायस्टोलिक 120 से ऊपर होता है, तो ऐसे हाइपरटेंशन को हम हाइपरटेंशन क्राइसिस बोलते हैं, और इसमें हमें तुरंत डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत होती है। पेशेंट को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो एक बार हम फिर से नॉर्मल वैल्यू पे आते हैं कि हमारा नॉर्मल वैल्यू जो अगर 120 से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg से कम है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से कम है, तो इसको हम नॉर्मल वैल्यू बोलेंगे। अगर 120 से लेकर के 139 तक में हमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको हम लाइफ स्टाइल से ठीक कर सकते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन जब 140 से ऊपर हमारा बीपी जाता है तो हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हमें कुछ दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ हमें कुछ इलाज की भी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ये तो हुआ हमारा नॉर्मल वैल्यू कि बीपी की हमारी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। प्री हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं, स्टेज 1 हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं, स्टेज 2 हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं, और हाइपरटेंशन क्राइसिस किसको बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि बीपी के क्या कारण हैं, बीपी किन कारणों से होता है। तो कुछ कारणों पर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि किसी का वेट ज़्यादा है, ओवरवेट है, अपनी हाइट्स के अनुपात में अगर वेट ज़्यादा है तो उसको भी बीपी होने की संभावना रहती है। ऐसा खाना जिसमें कि
सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, सोडियम रिच डाइट ले रहे हैं, यानी सोडियम क्लोराइड नमक की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं खाने में, तो ऐसी स्थिति में भी बीपी बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे लोग जिनमें कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, उनकी एक्टिविटी नहीं है, काम कम करते हैं, तो उनको भी बीपी होने की संभावना रहती है। इसके अलावा जो अल्कोहल या कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करते हैं उनको भी बीपी होने की संभावना रहती है, ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहती है। या ऐसे लोग जो कि सिगरेट बीड़ी का सेवन, धूम्रपान करते हैं, तो उनको भी बीपी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे लोग जिनकी एज 65 से ऊपर है उनको भी ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहती है। और कुछ मामलों में देखा गया है कि उनके जेनेटिक्स रूप में भी बीपी पाया जाता है कि उनके माँ बाप को बीपी है या दादा दादी को बीपी है, तो उनके परिवार में भी बीपी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा कुछ मनुष्य की प्रजातियां जैसे अफ्रीकन लोग होते हैं उनमें बीपी होने की, ब्लैक अफ्रीकन, उनको में भी बीपी होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जिनके कारण बीपी हो जाता है, जैसे कि किडनी डिजीज है, किडनी इन्फेक्शन है, या किडनी में और कोई ऐसी बीमारियां हैं जिसके कारण किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, उनको भी बीपी हो जाता है। ऐसी बीमारियां जिनमें कि नींद नहीं आती है, नींद संबंधी दिक्कतें हैं, ऐसे पेशेंट जिनको नींद की दिक्कतें हैं, नींद नहीं आती प्रॉपर, 6 से 7 घंटे की नींद नहीं आती है, नींद आती भी है तो प्रॉपर नहीं रहती है, बीच बीच में खुल जाती है, तो उनको भी बीपी होने की संभावना रहती है। इसके अलावा जो थायराइड डिजीज है उनको भी, जिनके थायराइड की बीमारियां हैं, जैसे कि हाइपोफंक्शन है या हाइपर फंक्शन, दोनों में बीपी होने की संभावना रहती हैं। कुछ दवाइयां हैं जैसे गर्भ निरोधक दवाइयां हैं, स्टेरॉयड थेरेपी ले रहे हैं, या कुछ दर्द निवारक दवाइयां ले रहे हैं जैसे ब्रूफेन ले रहे हैं, एस्प्रिन ले रहे हैं, तो उनको भी बीपी होने की संभावना है। या जैसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लेते हैं, वेंलाफैक्सिन, उससे भी बीपी होने की संभावना रहती है। और ऐसी दवाइयाँ जिनमें कि अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और उनको यूज करते हैं तो उनसे भी बीपी होने की संभावना रहती है। कुछ नशीली दवाइयाँ जैसे कोकेन वगैरह हैं उनको भी लेते हैं तो उनको भी बीपी होने की संभावना रहती है। इसके अलावा जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, ऐसी स्थिति में भी बीपी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, अभी हमने ये जाना कि बीपी होने के क्या कारण हैं। अब हम इसको कैसे रोक सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आप वजन को नियंत्रित करें। अगर आप 10 किलोग्राम वजन कम कर लेते हैं तो आपका 20 mm ऑफ Hg मर्करी कम लेवल, जो बीपी का लेवल है वो कम हो जाता है, 20 यूनिट बीपी कम हो जाता है अगर आप 10 किलोग्राम वजन अपना कम कर लेते हैं। तो वजन कम करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आपको आधा घंटे की रोज़ एक्सरसाइज करनी है। आपको योग प्राणायाम करना है, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत करना है। ये प्राणायाम से भी बीपी नियंत्रित रहता है। सिगरेट बीड़ी का सेवन नहीं करना है, तंबाकू का सेवन नहीं करना है। फल और सब्जियां ज़्यादा मात्रा में खाना है। सलाद खूब खाना है। हमारे खाने में करीब 50% फल, सब्जियां और सलाद होनी चाहिए। इनका अगर हम सेवन करते हैं तो इससे हमें बीपी को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। और तनाव मुक्त रहना है, स्ट्रेस कम लेना है। जितनी मात्रा में हम स्ट्रेस कम लेंगे, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल निकलता है, ये हमारी बीपी को बढ़ा देता है। या एड्रेनलिन निकलता है, ये भी हमारी बीपी को बढ़ा देता है।
तो दोनों स्थितियों में हमारा बीपी बढ़ जाता है। तो हमको तनाव से दूर रहना है, तनाव मुक्त रहना है, हमें तनाव मुक्त जीवन शैली को अपनाना है। तो अगर हम लाइफस्टाइल को अच्छा कर लेते हैं, बेहतर कर लेते हैं, तो बिना दवाइयों के भी हम अपने बीपी को नियंत्रित रख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को, खान पान को, डाइट को अच्छा रखना है। लो सोडियम डाइट लेना है। नमक हमें 5 ग्राम से ज़्यादा रोज़ नहीं लेना है। अगर हम नमक कम मात्रा में यूज करेंगे तो हमारा बीपी नियंत्रित रहेगा। तो हमें नमक भी कम मात्रा में लेना है। योग और प्राणायाम करना है। आधा घंटे की रोज़ एक्सरसाइज करनी है, एरोबिक्स एक्सरसाइज, धीमी गति की एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि हमारा बीपी नियंत्रित में रहे। इसके अलावा हम कुछ होम रेमेडी पे बात करेंगे कि जिनको हम अपने जीवन में लाने से हमारा बीपी नियंत्रित रहता है। हमारे घर में ये सब सामग्रियाँ अवेलेबल रहती हैं, जैसे कि हम लहसुन के 2 बीजे, 2 क्लोव जिसको बोलते हैं, 2 कली अगर हम रोज़ खाते हैं तो हमारा बीपी नियंत्रित रहता है। साधारण नमक की जगह हम अगर सेंधा नमक का सेवन करते हैं तो उससे भी बीपी नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो हमें साधारण नमक की जगह सीधा नमक का उपयोग करना चाहिए, उससे भी हमें लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर हम दालचीनी की 1 चुटकी अगर हम यूज करते हैं रोज खाने में मिला के या किसी भी तरह से, तो उससे भी लाभ मिलता है। या दालचीनी की चाय में मिला सकते हैं दालचीनी को, उससे भी लाभ मिलेगा। या खाने में मिला लें तो उससे भी लाभ मिलेगा। तो 1 चुटकी अगर हम सुबह शाम यूज करते हैं तो 1 चुटकी करीब 100 मिलीग्राम के आसपास की मात्रा होती है। तो अगर हम 100 मिलीग्राम 1 चुटकी दालचीनी रोज़ अपने खाने में यूज करते हैं किसी भी रूम में, तो उससे लाभ मिलता है। इसके अलावा अर्जुन की छाल अगर हम उसका काढ़ा पीते हैं, 1 चम्मच यानी 5 ग्राम अर्जुन की छाल को पानी में करीब 300 से 400 मिलीलीटर पानी लेते हैं, लगभग 1 गिलास से थोड़ा के आसपास पानी रहता है। और जब वो 100 ml के आसपास पानी बचे तो उसको छान करके, चाहे तो उसमें बराबर मात्रा में हम दूध भी मिला सकते हैं या हम ऐसे भी पी सकते हैं। तो 1 चम्मच अर्जुन की छाल सुबह शाम अगर हम लेते हैं 5 ग्राम के आसपास, उसको पानी में 300 ml पानी में उबाल करके जब 100 ml पानी बचे तो उसको हम छान लें और उसमें बराबर मात्रा में दूध मिला करके भी हम उसको लेते हैं, तो उससे हमें हार्ट संबंधी बीमारियों में बहुत लाभ मिलता है, हमारा बीपी नियंत्रित रहता है। इसके अलावा हम अश्वगंधा पाउडर अगर हम 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को लेते हैं, इससे भी हमारा बीपी नियंत्रित रहता है। एक सर्पगंधा होता है, रोल्फिया सर्पेंटाइना, सर्पगंधा, अश्वगंधा और सर्पगंधा में अंतर है। तो अगर हम सर्पगंधा को भी लेते हैं 1 से 2 ग्राम सुबह शाम अगर लेते हैं पाउडर फॉर्म में, या इसकी घनबटी भी आती है, टैबलेट भी आती है, 1 गोली सुबह शाम लेते हैं, उससे भी बीपी हमारा नियंत्रित रहता है। त्रिफला चूर्ण अगर हम 2 से 4 ग्राम और ज़्यादा समस्या है तो हम 4 से 5 ग्राम तक ले सकते हैं, यानी 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम त्रिफला चूर्ण का अगर हम सेवन करते हैं, इससे भी बीपी को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हम आंवला चूर्ण को भी आधा चम्मच सुबह शाम अगर यूज करते हैं तो उससे भी लाभ मिलता है। एक छोटी हर्द होती है, उसको अगर हम आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को लेते हैं तो उससे भी हमारा बीपी नियंत्रित होता है। ये हमारी पेट को, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं, पेट को साफ करने में भी मदद करते हैं। जैसे आंवला है, त्रिफला है और छोटी हर्दें हैं, तो इनको अगर हम लेते हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, हमारा पेट साफ रहता है, गैस नहीं बनती है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल, इनमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी ये नियंत्रित करते हैं। हार्ट संबंधी बीमारियों को भी ये ठीक रखते हैं। तो ये हमारे बीपी को नियंत्रित करने में मदद मिलते हैं। अगर हम सौंफ, जीरा और मिश्री, इन तीनों को समान मात्रा में लेकर के एक पाउडर बना लेते हैं, सौंफ, जीरा और मिश्री, ये तीनों को समान मात्रा में, डायबिटीज़ वाले इसको ना लें, वो सौंफ जीरा ले सकते हैं। लेकिन अगर जिनको डायबिटीज़ नहीं है तो वो सौंफ, जीरा और मिश्री के बराबर मात्रा लेकर के 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को लेते हैं, तो इससे भी हमारी बीपी को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है
और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी नियंत्रित करता है, हमारे पेट को भी साफ करने में मदद करता है और हमारे डाइजेशन को भी अच्छा रखता है, तो ये भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा हम अजवाइन की बीज को भी हम अगर आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम खाने के बाद चबाते हैं तो इससे भी हमारे बीपी को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। दोस्तों, चूँकि अजवाइन में फाइबर होते हैं, फाइबर होने के कारण हमारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी अच्छा रखता है, हमारे हार्ट को भी अच्छा रखता है और हार्ट संबंधित बीमारियों को भी ये दूर करता है। तो दोस्तों, आज हमने ये सब समस्याओं पर बात की। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। आगे हम ऐसे ये जानकारी वाले वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।